ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों अभी हम रिव्यू करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की नई अमेरिकन पॉलिटिकल थ्रिलर सीरीज जीरो डे का। रॉबर्ट डे नीरो इसमें मुख्य भूमिका में है। लेस्ली लिंका ग्लेटर ने इसे डायरेक्ट किया है। 50 से 60 मिनट के मात्र इसमें 6 एपिसोड्स है। कहानी के बारे में हम बात करें उससे पहले संक्षेप में 2-3 लाइनों में अगर सीरीज क्या कहने का प्रयास करती है वो मैं आपको बताऊं तो एक पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो राष्ट्रवादी है, जिसे सब फांसीवादी तानाशाह वगैरह कहते हैं, उसके हाथ में असीमित ताकत दे दी जाती है। जो देश के जितने भी रेडिकल लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है, लाल आतंकवादी जो है ना, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, वामपंथी आतंकवादी वगैरह जो कुछ भी है, जो कुछ भी कहिए, उन पर वो कार्रवाई कर रहा है, जेल में डाल रहा है। एक पॉलिटिकल कमेंटेटर भी है, यूट्यूबर कह लीजिए, जो देश में अनारकी अराजकता फैलाने वाली बातें करता है। ऐसे लाल आतंकवादियों को, वामपंथियों को, लेफ्टिस्टों को अपना वो प्लेटफॉर्म भी देता है चैनल का वगैरह। उस पर भी वो 3rd डिग्री टॉर्चर कर रहा है वगैरह। और जो मुख्य विलन है सीरीज का, वो सिस्टम पर से लोगों का विश्वास उठा देना चाहता है। देखो तुम्हारा सिस्टम कितना खोखला है। और ये जो पूर्व राष्ट्रपति है, राष्ट्रवादी, जिसे सब फांसीवादी तानाशाह कहते हैं, वो लोगों का सिस्टम पर विश्वास बनाए रखना चाहता है। ये सीरीज की मुख्य थीम है। आप देख लीजिए नेटफ्लिक्स इंडिया, अभी तक उनका पूरा कंटेंट आप उठा करके देख लीजिए ना, तो बिल्कुल जो रेडिकल लेफ्टिस्ट वामपंथी जो फिल्म मेकर्स है ना भारत के, उनको नेटफ्लिक्स इंडिया ने ज़्यादातर अपना प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। पर आप नेटफ्लिक्स का अमेरिका का कंटेंट आप अगर उठा करके देखेंगे तो अधिकतर कह रहा हूँ मैं, अधिकतर आपको कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी वाला ही दिखेगा। वहाँ पर वो लेफ्टिस्टों को, इन वामपंथियों को एक्सट्रीम लेवल पर जाकर के निगेटिव दिखाते हैं। बताइए। परंतु दूसरे देशों में यही नेटफ्लिक्स ऐसे फिल्म मेकर्स को फंड करता है जो उन देशों की बर्बादी या उन देशों को अंदर से अस्थिर करना चाहते हैं, या अनारकी अराजकता को ग्लोरीफाई करते हैं, जो कुछ भी है कह लीजिए। अब थोड़ा सा विस्तार से कहानी के बारे में आपको कुछ एकदम कौन मुख्य विलन है वगैरह वो मैं नहीं बताऊंगा, पर थोड़ा सा आपको थोड़ा सा विस्तार में कहानी को बताता हूं। तो रॉबर्ट डे नीरो ने यहाँ पर एक पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज मिलन की भूमिका निभाई है, जो राष्ट्रवादी है, देश से बहुत प्रेम करते हैं। मतलब उनके जो विरोधी भी है ना, वो भी उनकी देशभक्ति पर, राष्ट्रभक्ति पर, राष्ट्रवाद पर संशय नहीं करते। अमेरिका का हित सर्वप्रथम वो रखते हैं और उनको फांसीवादी तानाशाह वगैरह भी उनके क्रिटिक, उनके आलोचक कहते हैं जॉर्ज मिलन को। तो और अभी वर्तमान में अमेरिका की राष्ट्रपति एक ब्लैक महिला है, एवलिन मिशेल उस पात्र का नाम है। एक दिन अमेरिका में अभी साइबर अटैक हो जाता है। पूरे देश में अफरा तफरी मच जाती है, चाहे कम्युनिकेशन हो, टेलीकम्युनिकेशन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, डिजिटल पेमेंट हो, बैंकिंग सिस्टम हो, सारे के सारे सिस्टम ठप पड़ जाते हैं। ब्लैकआउट कह लीजिए। ट्रेनों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, देश भर में अफरा तफरी मची हुई है, बैंकिंग सिस्टम बंद पड़ चुका है, ठप पड़ चुका है। इस प्रकार की एक परिस्थिति देश में एक दिन के लिए हो जाती है। अब ऐसे में हजारों लोगों की उस दिन मृत्यु होती है। अब इस साइबर अटैक के पीछे कौन है किसी को नहीं पता, किसी ने धमकी भी नहीं दी हुई। परंतु एक बार और हम ये साइबर अटैक करेंगे, इस प्रकार की बात किसी के द्वारा तो कही गई है। अब ये साइबर अटैक होने के बाद में अभी की जो वर्तमान की राष्ट्रपति है अमेरिका की, एवलिन मिशेल, वो नेशनल इमरजेंसी की, राष्ट्रीय आपदा की घोषणा कर देती है और जीरो डे कमीशन की स्थापना करती है। और इस जीरो डे कमीशन का मुख्य बनाया जाता है पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज मिलन को, रॉबर्ट डे नीरो का पात्र। काफ़ी आयु हो गई है, अभी थोड़ा सा मानसिक रूप से वो अस्थिर भी है, कुछ हेलुसिनेशन वगैरह, कुछ इस प्रकार की बात, चित्र वगैरह, उनके म्यूजिक वगैरह उन्हें सुनाई देता है। इस प्रकार की अवस्था अभी जॉर्ज मिलन की है। परंतु फिर भी वो किसी को ये बातें बताते नहीं हैं और देश के ऊपर जब संकट आया हुआ देखते हैं तो वो इस जिम्मेदारी को ले लेते हैं। अब ये जो जीरो डे कमीशन है उसे असीमित ताकत दी हुई है। जीरो डे कमीशन कहने की अपेक्षा ये जो इस कमीशन का मुखिया है जॉर्ज मिलन, पूर्व राष्ट्रपति, उसके हाथ में असीमित ताकत दे दी जाती है। राष्ट्रीय आपातकाल तो है ही, किसी को भी उठाकर वो जेल में डाल सकते हैं। 3rd डिग्री टॉर्चर करके किसी भी हद तक जाकर के वो उनकी पूछताछ भी कर सकते हैं। कोई वारंट की आवश्यकता नहीं, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। अब शुरुआत में रशियंस के ऊपर संदेह जाता है कि शायद रशियंस ने किया हुआ होगा। उसके बाद में देश के अंदर के जो लेफ्टिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लाल आतंकवादी, वामपंथी, जिन्हें हम हमारे देश में सेलिब्रेट भी करते हैं, दुर्भाग्य है हमारा, तो ऐसे जो लेफ्टिस्ट रेडिकल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है, उनकी भी जांच वगैरह देश में चल रही है। एक पॉलिटिकल कमेंटेटर है इवन ग्रीन नाम का,
जो देश में अनारकी अराजकता फैलाने वाली बातें करता है, सिस्टम पर से लोगों का विश्वास उठाने की बातें करता रहता है, और जो ऐसे लेफ्टिस्ट वगैरह वामपंथी वगैरह है उन्हें अपने चैनल पर वो प्लेटफॉर्म भी दे रहा है, उनके इंटरव्यूज़ वगैरह वो करता है। उससे भी एक दिन ये जो पूर्व राष्ट्रपति ने जॉर्ज मुलन, वो उससे भी उठवा लेता है, उससे भी 3rd डिग्री टॉर्चर करके वो उसकी जांच कर रहे हैं। और इन बातों को सीरीज में जस्टिफाई किया है। कहीं पर भी इस पूर्व राष्ट्रपति को, जिसे तानाशाह कहा जाता है, फांसीवादी कहा जाता है, प्रखर राष्ट्रवादी है, वो इन लेफ्टिस्टों के ऊपर इतना एक्सट्रीम लेवल पर जाकर के 3rd डिग्री टॉर्चर करके उनकी वो जांच कर रहा है, और उन बातों को सीरीज में जस्टिफाई किया है। देश में उसके विरुद्ध कुछ प्रदर्शन वगैरह भी हो रहे हैं, परंतु बाद में जब कोर्ट में केस वगैरह भी होती है ना, जॉर्ज मुलन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई वगैरह हो रही है, वहाँ पर इस पूर्व राष्ट्रपति के उन सारे निर्णयों को जस्टिफाई किया गया है। उन लेफ्टिस्टों के ऊपर, वामपंथियों के ऊपर ये कार्रवाई करने को जस्टिफाई किया गया है। और यहाँ पर जो मुख्य विलन है वो कौन है मैं आपको नहीं बताऊंगा। जो मुख्य विलन है वो भी सिस्टम के ऊपर से लोगों का विश्वास उठा देना चाहता है कि देखो सिस्टम कितना खोखला हो चुका है, फालतू है ये सिस्टम, लोगों का सिस्टम पर से वो विश्वास उठाना चाहता है। और इसी कारण से साइबर अटैक वगैरह उसने करवाया था कि देख लो तुम्हारा सिस्टम कितना अंदर से खोखला हो चुका है। और जो ये प्रखर राष्ट्रवादी पूर्व राष्ट्रपति है जॉर्ज मुलन, वो लोगों का सिस्टम पर भरोसा बनाकर रखना चाहता है। वो एंडिंग में जाकर के उस मुख्य विलन से कहता भी है कि ये तुम्हारा जो मार्ग है, ऐसे तुम देश को सुधारना चाहते हो, ऐसे तुम देश को बदलना चाहते हो, ऐसे तुम इस सिस्टम को बदलना चाहते हो, अगर कुछ बदलना है तो पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, खुद आओ, खुद कुछ करके दिखाओ। इस प्रकार से सिस्टम से विश्वास उठा देना, सिस्टम को खोखला बताना, ये कोई मार्ग है कुछ बदलाव लाने का? बदलाव लाना है तो कुछ मेहनत करो, बदलाव लाने के लिए खुद प्रयास करो। तो वो लोगों का सिस्टम पर विश्वास बना करके रखना चाहता है। इस प्रकार का ये पूर्व राष्ट्रपति का पात्र है और इसे ये सीरीज सेलिब्रेट करती है। आप कल्पना कर सकते हो भारत में यहाँ पर कोई फिल्म मेकर इस प्रकार की सीरीज बनाए। अब कोई कांग्रेसी, सेक्युलर या वामपंथी आकर के तर्क दे सकता है कि भाई इंदिरा गांधी ने भी तो इमरजेंसी लगाई थी, उसका क्यों विरोध करते हो? फिर देखो, यहाँ पर जो इमरजेंसी जो सिचुएशन दिखाई है वो देश के ऊपर एक राष्ट्रीय आपदा आई हुई है। साइबर अटैक हुआ है, बैंकिंग सिस्टम बंद पड़ चुका है, लोग बैंकों में से पैसे नहीं निकाल पा रहे, सारी व्यवस्था ठप पड़ चुकी है, हजारों लोगों की मृत्यु हुई है। और ऐसे समय में देश को बचाने के लिए इमरजेंसी लगाई हुई है, और ऐसे समय में एक प्रखर राष्ट्रवादी राजनेता को वो सेलिब्रेट कर रही है ये सीरीज। सुप्रीम कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने मेरे विरुद्ध निर्णय सुना दिया, अब मेरी सत्ता जा रही है, गद्दी जा रही है, इस कारण से मैं देश में इमरजेंसी लगा रही हूँ। ये कोई इमरजेंसी को जस्टिफाई करने का निर्णय रीज़न नहीं होता है। तो वो तो बिल्कुल बेतुका तर्क है अगर कोई उस इमरजेंसी की तुलना यहाँ पर अगर कर रहा है तो। और इमरजेंसी की बात करें तो उस समय तो भाई रशिया, KGB, उनके इशारे पर किस प्रकार से देश के जितने भी मुख्य मुख्य संस्थान हैं वो वामपंथियों के हाथ में दे दिए गए थे। तो वहाँ पर राष्ट्रवाद वाली तो बात ही नहीं है। उल्टा संविधान में सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म ये 2 शब्द असंवैधानिक तरीके से उस समय ऐड किए गए थे, तो उसकी तुलना यहाँ पर नहीं हो सकती। यहाँ पर तो भाई प्रखर राष्ट्रवादी एक पूर्व राष्ट्रपति को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके द्वारा लेफ्टिस्टों पर, देश में अनारकी अराजकता फैलाने वालों पर किए गए कठोर से कठोरतम कार्रवाई को ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं। तो ये उदाहरण बिल्कुल पूरी तरीके से अलग है। और यहाँ पर क्या कोई फिल्म मेकर अगर ऐसी सीरीज़ बनाता है जिसमें जो है ना कुछ वामपंथी यूट्यूबर वगैरह, एक जर्मनी में बैठा हुआ है, कुछ यहाँ पर रबीश बातें करने वाले भी है, ऐसा कोई कैरेक्टर सीरीज़ में दिखाकर जो देश में अनारकी अराजकता फैलाने की बातें कर रहा है, आंदोलनजीवी है, आंदोलनजीवियों को प्लेटफॉर्म दे रहा है, आंदोलनजीवियों को जस्टिफाई कर रहा है, ऐसे किसी यूट्यूबर को उठा करके उसको 3rd डिग्री टॉर्चर किया जा रहा है एक राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री के द्वारा, और उसको जस्टिफाई किया जाए उस सीरीज़ में। सोचिए हमारे देश के एलिट क्रिटिक्स वगैरह कैसी छाती कूटेंगे कि यार ये क्या क्या दिखा रहे हो, फांसीवाद को ग्लोरीफाई कर रहे हो वगैरह वगैरह। यहाँ पर वही बातें वो दिखा रहे हैं। चलो जो भी है, तो ये तो हो गई सीरीज़ क्या कहने का प्रयास करती है उसके बारे में बातें। बाकी टेक्निकली तो ऑब्वियसली सीरीज़ वेल मेड है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शुरुआत में पूर्व राष्ट्रपति को जिस प्रकार से थोड़ा सा मानसिक रूप से अस्थिर या जो भी मेंटल ट्रॉमा हो या जो हेलुसिनेशंस वगैरह कुछ दिख रहा है, सुनाई दे रहा है, वो सब जब मैंने देखा तो मुझे लगा यार ये मतलब पता नहीं क्या आगे दिखाएंगे, थोड़ा सा मेरे मन में संदेह आया था। पर जैसे ही साइबर अटैक वाली बात तुरंत जो हो रही है उसके बाद में इंटरेस्ट बनना शुरू हो जाता है।
बाद में जिस प्रकार से अलग अलग लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के वगैरह कुछ इन्वेस्टिगेशन जांच वगैरह होने लगती है, जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता है, इंटरेस्ट हमारा सीरीज़ में बढ़ते जाता है और शुरुआत से अंत तक सीरीज़ हमें अपने साथ में बांध कर रखती है। हालांकि इसे और इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता था, बिल्कुल कोई परफेक्ट हम इसे नहीं कह सकते हैं, परंतु ओवरऑल एक अच्छी पॉलिटिकल थ्रिलर सीरीज़ है जिसको मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि आप इसे बिल्कुल नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। हिंदी में भी अवेलेबल है, परफॉर्मेंसेस वगैरह सभी बढ़िया है, डायरेक्शन बढ़िया है, एंगेजिंग है, काफ़ी सारे ट्विस्ट और टर्न्स है, हमें शुरुआत से अंत तक सीरीज़ अपने साथ में बांध कर रखती है। कुछ कुछ जगहों पर थोड़ी सी स्लो लगती है और इंटरेस्टिंग स्क्रीन प्ले हो सकता था ये। और हाँ, एक और बात, सीरीज़ में ये जो इवन ग्रीन नाम का रेडिकल पॉलिटिकल कमेंटेटर जो है ना, यूट्यूबर जो लेफ्टिस्टों को अपना प्लेटफॉर्म देता है, वो एक ब्लैक कैरेक्टर को जब उसके इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है उस समय वो उसको कहता है, कहाँ से हो तुम, इस अफ्रीकन कंट्री से हो, उससे हो, उससे 2-3 जगह के नाम लेता है। तो वो ब्लैक कैरेक्टर कहता है कि मैं केनिया से हूँ मूल। तो वो उसको भड़काता है कि तुम्हारे देश पर ब्रिटिशों ने कितने अत्याचार किए थे, ब्रिटिशों के विरुद्ध ब्रिटिशों ने तुमको कैसे कॉलोनाइज किया था और तुम्हारे विद्रोह को, तुम्हारी क्रांति को कैसे कुचल दिया गया था वगैरह वगैरह। तो उस समय देखिए सीरीज राइटर ने किस प्रकार से उन बातों को जस्टिफाई किया है। उस ब्लैक कैरेक्टर को ये बोलते हुए दिखाया है कि हाँ, उस समय जो हुआ था, अभी मैं इस देश में रहता हूँ, इतने इतने वर्ष पहले हम इस देश में आए थे, मेरा परिवार, इस देश ने मुझे रहने की जगह दी है, इस देश ने मुझे ये दिया वो दिया, और हाँ, मैं अभी अपनी पावर का दुरुपयोग कर रहा हूँ। दुरुपयोग ऐसे ही कोई शब्द उसने उपयोग किया था, हाँ मैं अपनी ताकत का उपयोग कर रहा हूँ तुम्हारी जांच करने के लिए। जो तुम मुझे अपने इस देश के विरुद्ध या वाइट कंजर्वेटिव्स के विरुद्ध जो तुम भड़काने का प्रयास कर रहे हो ना, मैं ब्लैक हूं इसलिए नहीं, मैं तो इस देश का उपकार मानूंगा, मैं इस देश में रह रहा हूं। तो आप देख रहे हो मैं इसी कारण से मैंने हमेशा कहता हूं कि जो वाइट कंजर्वेटिव्स हैं उन्होंने पूरी दुनिया को गुलाम बनाया, कॉलोनाइज किया, वहां पर अन्याय अत्याचार किए, प्राचीन सभ्यताओं को नष्ट किया, अभी भी वो उन बातों को जस्टिफाई करने से चूकते नहीं हैं। सटल वे में करे, डायरेक्टली उन प्राचीन सभ्यताओं को घिनौना दिखाए, वो भी करते हैं, और इस प्रकार से सटल वे में भी ये बातें वो दिखाते हैं कि देखो भाई, मैं इस देश में हूँ, मुझे अमेरिका ने शरण दी है और मैं अपने देश के लिए तो अपनी पावर का जितना हो सके उतना उपयोग करूँगा, सत्ता का, ताकत का उपयोग करूँगा तुम्हारे जैसों की जांच करने के लिए। चलिए बड़ी देख लो आप सीरीज़, कम से कम समझ में आता है ना कि अमेरिकन कंजर्वेटिव्स किस प्रकार से क्या बातें दिखाते हैं, कैसी कहानियाँ लिखते हैं, सब बातें पता होनी भी चाहिए। मैं 0 डे को दूंगा 7.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो US 16+ की रेटिंग के साथ में इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया गया है। सीरीज़ में कुछ रोमांटिक सीन, सेक्स सीन वगैरह है, परंतु उनमें ऐसी कोई न्यूडिटी वगैरह नहीं है, थोड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज वगैरह है। तो बच्चों के साथ में तो वैसे मैं सजेस्ट नहीं करूँगा इसे देखना। बाकी जिन मित्रों ने इस सीरीज़ को देखा है, आपका अनुभव कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।